Morning students, I am Mahesh. I am here to teach you English grammar and literature both. Guys, today we will discuss the first chapter hymn question answer. जैसा कि बच्चों हमने पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आपको उसका जो फर्स्ट चैप्टर था उसके बारे में बताया था और उसका हिंदी में जो अर्थ था वो हमने आपको समझाया था। तो जो पहला चैप्टर था हिम्न, जो यहाँ पर आपको टाइटल दिख रहा होगा, तो इसके आज हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जाते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उनको हम एक एक करके समझेंगे, वन बाय वन समझेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है, हु इज़ ही इन द पोएम, व्हाट अदर नेम्स हैज़ ही बीन रेफर्ड टू बाय इन द पोएम। तो इस क्वेश्चन का जो तात्पर्य है वो ये है कि हु इज़ ही, वह कौन है इस पोएम में, इन दिस पोएम, इस पोएम में वह कौन है। व्हाट अदर नेम्स, जिसके अदर का मतलब बहुत नाम बताए गए हैं, दूसरे नाम बताए गए हैं। हैज़ बीन रेफर्ड, उन्हें दूसरे नाम से रेफर्ड किया गया है इन दिस पोएम, इस पोएम में। तो आइए हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखते हैं। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपको अभी दिखाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, हु इज़ इन द पोएम, व्हाट अदर नेम्स हैज़ ही बीन रेफर्ड टू बाय इन द पोएम। तो जो हमने आपको बताया था, जो यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही थी, जैसे हमने उनके नाम बताए थे, क्रिएटर, गॉड या यूनिवर्स जो रचयिता होते हैं या यूनिवर्स के जो रचयिता होते हैं, ऐसे नामों से हमने उन्हें बताया था। लेकिन वो जो एक्चुअली में है वो गॉड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोग कैसे इसका जो आंसर है वो कैसे लिखेंगे। इन दिस पोएम वी आर थैंकिंग टू द क्रिएटर, इन दिस पोएम वी आर थैंकिंग टू द क्रिएटर, इन दिस पोएम, इस पोएम में हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। क्रिएटर का मतलब बनाने वाले की, सृष्टि के रचयिता की, जो सृष्टि का रचयिता है भगवान, उसका हम धन्यवाद कर रहे हैं। गिविंग द नेचुरल थिंग्स, गिविंग द नेचुरल थिंग्स, तो गिविंग का मतलब देने के लिए, नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, थिंग्स का मतलब चीज़ें, वस्तुएं जो प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, पानी, हवा, वायु, ये सब हमें प्रकृति के द्वारा दी गई हैं, इनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो इन दिस पोएम, इन पंक्तियों में या इस पोएम में वी आर थैंकिंग टू द क्रिएटर, हम लोग क्रिएटर का धन्यवाद कर रहे हैं। गिविंग द नेचुरल थिंग्स, जो प्राकृतिक चीज़ें उन्हें देने के लिए। वी हैव बीन रेफर्ड, अब हमें यहाँ से क्वेश्चन का आंसर देते हैं। वी हैव बीन रेफर्ड, हम लोग रेफर्ड करते हैं टू गॉड, भगवान को। हम लोग किसको रेफर्ड करते हैं? गॉड को यहाँ पर रेफर्ड करते हैं एज फादर, क्रिएटर एंड सो ऑन। जैसे हमने फादर बताया था, क्रिएटर बताया था, एंड सो ऑन का मतलब होता है एक्सेट्रा, बहुत से और नाम हो सकते हैं जिन्हें हम भगवान को जिन नामों से बुला सकते हैं। तो वी हैव बीन रेफर्ड, हम लोग रेफर्ड करते हैं, हम लोग इंगित करते हैं टू गॉड, भगवान को इंगित करते हैं एज फादर के रूप में, क्रिएटर के रूप में, और एज सो ऑन, और दूसरों के रूप में। इन ईच लाइन, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। तो प्रत्येक लाइन में हम भगवान को रेफर करते हैं। एक बार हम और देखते हैं। इन दिस पोएम वी आर थैंकिंग टू द क्रिएटर, गिविंग द नेचुरल थिंग्स, वी हैव बीन रेफर्ड टू गॉड एज फादर, क्रिएटर, सो ऑन इन ईच लाइन। इस पोएम में हम लोग भगवान का, क्रिएटर का धन्यवाद कर रहे हैं। गिविंग टू द नेचुरल थिंग्स, देने के लिए, वी हैव रेफर्ड, हम लोग भगवान को रेफर करते हैं फादर के रूप में, क्रिएटर के रूप में, एंड सो ऑन इन ईच लाइन, प्रत्येक पंक्ति में। जो दूसरा क्वेश्चन है हम देखते हैं, व्हाट डज द फ्लावर नीड, व्हाट डज द फ्लावर नीड। तो हम लोगों ने समझा था कि फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, उन्हें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक बार फिर हम आपको वहाँ पर ले चलते हैं। तो ही सेंट सन, वह धूप भेजता है, वह बरसात भेजता है। अलाइक दे आर नीडफुल फॉर द फ्लावर, तो फ्लावर के लिए क्या आवश्यक था? धूप और बरसात। तो फ्लावर के लिए हमने देखा कि धूप और बरसात यूज़फुल थी। तो आप लोगों ने यहाँ पर आंसर क्या दिया कि द फ्लावर एवर, तो फूलों को हमेशा किसकी ज़रूरत होती है? नीड्स सन एंड द शॉवर या रेन। शॉवर का मतलब क्या बताया था हमने? रेन। तो जो फ्लावर होते हैं हमेशा ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है धूप की और बरसात की। अगर ये चीज़ें एक फूल को या एक किसी पेड़ को ना मिले तो वो फूल मुरझा जाएगा और बर्बाद हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं, हाउ इज़ द साउल नॉरिश्ड, हाउ इज़ द साउल नॉरिश्ड, तो कैसे एक आत्मा को पोषित किया जाता है। पोषित का मतलब होता है पोषण करना। नॉरिश्ड जो है वो एक नॉरिशमेंट का जो एडजेक्टिव है यहाँ पर यूज हुआ है। हाउ इज़ द साउल नॉरिशमेंट नॉरिश्ड, तो कैसे हम उसका
आत्म पोषण करें। तो हम लोगों ने यहाँ पर उसका जो आंसर देने की कोशिश की है, हाउ इज़ द साउल नॉरिश्ड, तो किस प्रकार साउल का मतलब आत्मा को, नॉरिश्ड का मतलब पोषित किया जाए। एक शब्द जो आया था नॉरिशमेंट, पोषण था वो, लेकिन ये से यहाँ पर एक मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पर किसका मतलब क्या है, पोषित। तो अकॉर्डिंग टू द पोयम, कविता के अनुसार, पोयम के अकॉर्डिंग, हैप्पीनेस एंड सॉरो, प्रसन्नता और दुख, मेक द साउल नॉरिश्ड, तो पोयम के अनुसार जो हमारी प्रसन्नता है और जो दुख है हमारे अंदर, तो वो क्या करते हैं, मेक का मतलब बनाते हैं, द साउल नॉरिश्ड का मतलब जो एक आत्मा को पोषित करते हैं, एक आत्मा को पोषित बनाते हैं या उसे फूड देते। नॉरिश्ड का मतलब क्या होता है, टेक फूड। नॉरिश्ड का मतलब क्या होता है, टेक फूड। तो क्या करते हैं, ये हम लोगों के लिए क्या होती है, जो हैप्पीनेस होती है, जो सॉरो होती है, हम लोगों के लिए एक फूड का काम करती है। तो आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा है, लिस्ट द एडजेक्टिव्स यूज टू द डिस्क्राइब द चाइल्ड। तो यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स का जो यूज हुआ है इस पोयम में, बच्चे के लिए जो चाइल्ड है वो अपने आप में एक नाउन है। इसे हम समझाने की जब बात करें तो चाइल्ड अपने आप में एक कॉमन नाउन है। जब हम नाउन को डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो अगर हम बच्चे की बात करें तो ये कॉमन नाउन है। जब हम हमेशा ये रूल है कि जो नाउन होती है उसके पहले हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, और हमें यही बताना है कि जो चाइल्ड है उसके आगे जो एडजेक्टिव का यूज हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, कौन कौन से वो एडजेक्टिव्स हैं। आइए हम देखते हैं इस पोयम में, जैसे कि कैन लविंग चिल्ड्रन, तो जो बच्चे हैं उनके आगे हमने यहाँ पर लगा देखा लविंग का मतलब होता है प्रेमी, जो प्रेम होता है। लविंग चिल्ड्रन का मतलब होता है जो प्यारे, लविंग का मतलब क्या होता है, प्यारे बच्चे। तो ये जो प्यारे है वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, वो नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। नाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। अ ट्रस्टिंग एंड लविंग चाइल्ड, यहाँ पर जो ट्रस्टिंग है, विश्वसनीय, वो भी एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रस्टिंग है, विश्वसनीय है, वो बच्चे के गुणों को बताता है। तो यहाँ पर लविंग और ट्रस्टिंग क्या हो गए, यहाँ पर दो एडजेक्टिव्स हो गए। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर कैसे देंगे। लिस्ट द एडजेक्टिव्स यूज्ड टू द डिस्क्राइब द चाइल्ड। तो लविंग एंड ट्रस्टिंग आर द टू एडजेक्टिव्स यूज टू डिस्क्राइब द चाइल्ड। तो लविंग का मतलब प्यारा और ट्रस्टिंग का मतलब विश्वसनीय, और द टू एडजेक्टिव्स, दो एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं डिस्क्राइब द चाइल्ड का वर्णन, बच्चे का वर्णन करने के लिए। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं जो आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड प्रॉमिस। तो जो बच्चा था इस पोयम में, जो बच्चा था उसने क्या प्रॉमिस किया था गॉड से, क्या बताया था, आइए हम उस चीज़ को देखते हैं। तो जो बच्चा था उसने, प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, क्या वादा किया था। तो द चाइल्ड प्रोमिसेस, जो बच्चा है वो वादा करता है टू द क्रिएटर, किससे, गॉड से। किससे करता है, वो गॉड से वादा करता है, एक वचन देता है। दैट का मतलब की, फादर, हे भगवान, आई विल नॉट कंप्लेन, मैं कभी भी शिकायत नहीं करूँगा। एक मैंने आपको लाइन जो पढ़ाई थी, यहाँ पर कंप्लेन जो है वो रिपेन के रूप में यूज हुआ था। रिपेन जो इसका वर्ड था, हमने इसका मतलब बताया था शिकायत करना। क्या बताया था, शिकायत करना। तो यहाँ पर जो रिपाइन की यूज बदले में जो यूज हुआ है इसका सिनोनियम्स, आई विल नॉट कंप्लेन, मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करूँगा, शिकायत नहीं करूँगा। टू यू, आपसे, मैं आपसे कभी भी कंप्लेन नहीं करूँगा। इन द होल लाइफ, अपने पूरे जीवन में। वाट, जो यहाँ पर जो वाट है यहाँ पर एक कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जो, मैं कभी भी आपसे कंप्लेन नहीं करूँगा पूरे जीवन में। जो यू का मतलब है गॉड से। यू का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग यू को कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि यू जो है जब हम कोई चीज़ या कोई लेटर गॉड के लिए हम यूज़ करते हैं तो उसका जो पहला जो लेटर होता है उसे हम कैपिटल में यूज़ करते हैं। तो व्हाट का मतलब जो, यू या गॉड हैव गिवन मी, जो भगवान ने हमें दिया है, इट्स एनफ, ये क्या है, पर्याप्त है। एनफ का मतलब क्या बताया था, सफिशिएंट। तो ये क्या है, पर्याप्त है। तो हमने इस यहाँ पर जो एक पंक्ति थी वो हम आपको दिखा दें। नाइदर विल आई एट लाइफ रिपाइन, मैं कभी भी जीवन भर आपसे शिकायत नहीं करूँगा। एनफ है, पर्याप्त है। जो यद्यपि आपने जो मेरे लिए बनाया है वो क्या है, वो पर्याप्त है। तो उसी को हमने बताया है। द चाइल्ड, जो बच्चा है वो प्रॉमिस करता है टू द क्रिएटर गॉड से, दैट फादर, हे प्रभु, आई विल नॉट कंप्लेन, मैं कभी भी कंप्लेन नहीं करूँगा आपसे। इन द होल लाइफ, पूरे जीवन में। व्हाट यू
वाट जो यू हैव गिवन मी, जो आपने मुझे दिया है, इट्स एनफ, यह क्या है, पर्याप्त है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है आपको, जो यहाँ पर एप्रिसिएशन, आपको एप्रिशिएट करना है, आपको बताना है कि जो यहाँ पर हिम्न जो एक पोयम है, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज, ये एक प्रशंसा का गीत है, और थैंक्स गिविंग टू द गॉड, और ये भगवान को धन्यवाद देने वाला गीत है। आइडेंटिफाई अ लाइन, एक लाइन आपको आइडेंटिफाई करनी है, विच द पोइट हैज रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड, जो भगवान ने किसके लिए, जो राइटर ने किसके लिए लिखी है, किसकी प्रशंसा में लिखी है, भगवान की प्रशंसा में जो पंक्ति लिखी है। आइए हम लोग देखते हैं वो लाइन कौन सी है। तो यहाँ पर इसने स्टेंजास दिए गए हैं, इसमें एक लाइन बार बार रिपीट हो रही है, उस लाइन को हम देखते हैं वो लाइन कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे फादर फादर फादर, तो ये लाइन यहाँ पर 3 बार रिपीट हुई है, और इसमें बताया गया फादर दाई विल, हे भगवान, हे प्रभु, आपकी इच्छा, दाई विल का मतलब होता है योर डिजायर, नॉट माइन, मेरी इसमें कोई इच्छा नहीं है, बी डन, जो आपने किया है। तो ये जो पंक्ति है वो भगवान की प्रशंसा के लिए की गई है, भगवान को अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए बात की गई है। तो यहाँ पर हमने आप समझाए, आपको जो पहली पोएम थी 8th क्लास की, उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।